प्रकाश के तरंगार्घ वेव फ्रंट, प्रकाश के रूप तरंगार्घ होता है, ठीक है ना। तो तरंगार्घ क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। वेव फ्रंट, इसको सबसे पहले हाइगेंस ने समझाया था अपने कौन सा थ्योरी, ईथर थ्योरी के रूप में। किस थ्योरी के रूप में? ईथर थ्योरी के रूप में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं तरंगार्घ है क्या। देखिए, हम जब ईथर थ्योरी को समझाने जाएंगे किसमें, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो प्राथमिक स्रोत है वो द्वितीयक स्रोत का कारण बनता है। प्राथमिक स्रोत द्वितीयक स्रोत का कारण बनता है, ठीक है। तो यहाँ प्राथमिक स्रोत है सोर्स एस। इससे इस तरीके से पानी में जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं तो आगे की तरफ क्या होता है, डिस्टर्बेंस आगे की तरफ बढ़ता है, ऊर्जा के रूप में डिस्टर्बेंस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये तो इस तरीके से गोल गोल बनता ही है और साथ में ये इस तरीके से भी जाता है, नहीं जाता है। संचित कैसे होता है? अप एंड डाउन नहीं देखते हैं, ऐसे होता है, पता है, ऐसे अप एंड डाउन होता है। मतलब सोर्स यहाँ पे रहता है तो ये अप एंड डाउन इस तरीके से चारों दिशाओं में, सभी संभव दिशाओं में जाता है, क्योंकि प्रकाश का वेग एक माध्यम में समान होता है। तो ये इस तरीके से ऐसे रहता है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से जब ये काउंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलने जा रहा है, इसे तरंगार्घ बोलेंगे, ये वाला। ये क्या है? तरंगार्घ। अगर समझना चाहें आप लोग तो क्या है, ये आपका वेव फ्रंट है, क्या वेव फ्रंट है, क्लियर। और ये जो है ये क्या है, किरण है। ये क्या है? किरण है, रे। अगर हम इसे इस तरीके से इस माध्यम से समझाएं, पानी वाले माध्यम से, तो हम लोग इसको समझेंगे तरंगार्घ, वेव फ्रंट, और ये क्या हो गया आपका, रे हो गया, किरण। समझाया? तब यहाँ पे लिखा हुआ प्रकाश की किरण तरंगार्घ से लंबवत, तरंगार्घ के लंबवत होती है। प्रकाश की किरण हमेशा तरंगार्घ के लंबवत होती है। मतलब ये आपका तरंगार्घ हो गया और ये आपका किरण हो गया। कितना डिग्री कोण बना रहा है? देखिए 90 डिग्री कोण बना रहा है ना। हर जगह पे कितना डिग्री कोण बना रहा है? कहीं पे भी देखिएगा कितना डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। तरंगार्घ के बारे में एक बार देखें, डेफिनेशन यहाँ लिखे। प्रकाश के किसी बिंदुवत स्रोत से समान दूरी से एक समान माध्यम में ईथर के कणों की कंपन की कला समान होती है। कला का मतलब ये हुआ डिस्टर्बेंस, इतना इतना सब कला क्या है, समान हो रहा है। कला क्यों समान होता है? क्योंकि कहीं भी आप काउंट कीजिएगा तो समान समय के लिए कीजिएगा, और एक माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, समान होता है। अब देखिए, आपका वेलोसिटी समान है, आपका टाइम समान है। एक बिंदु मान लीजिए ए बिंदु पे जा रहा है, एक बिंदु के लिए v इंटू टी, अगले बिंदु के लिए भी क्या होगा, v इंटू टी। डिस्टेंस होता है ना, v इंटू टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। v इंटू टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। मतलब ए बिंदु के लिए भी डिस्टेंस वही, बी बिंदु के लिए भी डिस्टेंस वही, सी बिंदु के लिए डिस्टेंस यही कहलाता है तरंगार्घ। कि कहीं भी एक जगह से ये इस तरीके से सारा का सारा डिस्टेंस क्या हो रहा है, समान हो रहा है, जो कि प्राथमिक सोर्स से बन रहा है। किससे बन रहा है? प्राथमिक सोर्स से, जो द्वितीयक सोर्स बन रहा है, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, ठीक है ना। सेकेंडरी वेवलेट्स क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, सब जगह समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि हाइगेंस ने बताया था कि समान क्या रहेगा। देखिए पढ़िए यहाँ पे, समान माध्यम में, एक समान माध्यम में ईथर के कणों के कंपन की कला एक समान होती है। कला क्यों समान होती है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी समान होती है और हम लोग सेम समय के लिए काउंट करते हैं। बुक में देखिएगा ऐसे लिखा हुआ रहेगा, जो कि समझ में नहीं आता बताते हैं कैसे लिखा रहता है। बोलेगा कि टी समय के लिए प्राथमिक वेग बना रहा है। देखिए समझाते हैं, टी समय के लिए प्राथमिक वेग बना रहा है, आपको बुक में मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ए बी, टी समय के लिए ये तरंगार्घ ए बी बना रहा है। फिर बोलेगा टी प्लस चेंज इन टी के लिए यही तरंगार्घ यहाँ तक चला जा रहा है। तो जब इसे मिलाइएगा ए डैश बी डैश, तो ये आपका हो गया प्राथमिक तरंगार्घ और ए डैश बी डैश हो गया आपका द्वितीयक तरंगार्घ। समझाया? बुक देखिएगा उसे मिलेगा। यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, ये चीज़ यहाँ दिख नहीं रहा है तो यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को क्या बोल रहा है कि ऐसे यहाँ पे प्राथमिक सोर्स यस है, ठीक है। प्राथमिक सोर्स यस है, यहाँ से निकलने वाला समान समय के लिए, कौन सा समय के लिए, टी समय के लिए, टी समय के लिए ये आपका प्राथमिक सोर्स हो गया, प्राथमिक तरंगार्घ। यहीं से जब आपका चेंज इन टी समय और जोड़िएगा, टी में चेंज इन टी जोड़िएगा, मतलब टी तो है ही, और साथ में चेंज इन टी यहाँ पे ऐसे बुक में मिलेगा ये सब चीज, ठीक है ना।
ये सब चीज़ हम इसलिए समझाना नहीं चाहते क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। टी टेंजेंट टी सब समझ में नहीं आता है, डायरेक्ट समझाइए तो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो क्या है, ये हो गया ए बी और ये हो गया ए डैश बी डैश। तो ए बी आपका हो गया प्राथमिक तरंगार्ग और ए डैश बी डैश क्या हो गया, द्वितीयक तरंगार्ग। समझ में आया? आगे भी जाएगा तो उस तरीके से तरंगार्ग बढ़ता जाएगा। ये चेंज इन टी लिखने का मतलब क्या हुआ, इतना समय, इतना जाने में समय लगा होगा ना, तो इतना जाने में जो समय लगा होगा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी तो सेम रहेगा और समय भी क्या है, चेंज इन टी है। तो भी चेंज इन टी, भी चेंज इन टी, भी चेंज इन टी, मतलब सब डिस्टेंस क्या होगा, समान होगा। और जब इसे मिलाइएगा ऐसे, इसको क्या करिएगा, इस टेंजेंट को मिलाइएगा, इस टेंजेंट को मिलाइएगा, तब ये क्या होगा, एक समान सीधी रेखा में से बनेगा ए डैश बी डैश, जिसे हम लोग तरंगार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंगार्ग बोलते हैं। समझाया? ठीक है, ऐसे इसी तरीके से इन्होंने कल्पना करके, कैसे करके, कल्पना करके हाइगेंस ने ईथर कण के माध्यम से समझाया। क्या किया, ईथर कण के माध्यम से समझाया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि प्रकाश के किसी बिंदुवत स्रोत से, या बिंदुवत स्रोत ही था, सोर्स बिंदुवत होता है, समान दूरी से एक समान माध्यम में ईथर के कणों की कंपन की कला एक समान होती है। समान कला की स्थिति में रहने वाले ईथर कण को स्पर्श करने वाली, ये स्पर्श करने वाली ऐसे, ठीक है ना, ये स्पर्श करने वाली टेंजेंट जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श करने वाली रेखा को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। हाँ, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। ठीक है, तो स्पर्श करने वाली रेखा काल्पनिक सतह को, काल्पनिक, इन्होंने भी काल्पनिक माना है क्योंकि ये तो दिखा नहीं, इन्होंने सिर्फ ऐसे ही काल्पनिक करके बताया। काल्पनिक सतह के तरंग पृष्ठ, ये क्या है आपका, तरंग पृष्ठ, ये क्या है, तरंग पृष्ठ, तरंग पृष्ठ को तरंगार्ग कहा जाता है। क्लियर, मतलब कहीं भी कोई सोर्स है, यहाँ से निकलने वाला जो भी आपका क्या रहेगा, किरण रहेगा, और इस तरीके से आप मिलाइएगा तरंग पृष्ठ को, ये कहलाएगा तरंगार्ग। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब टाइप ऑफ वेवफ्रंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, टाइप ऑफ वेवफ्रंट कितने तरह का तरंगार्ग होता है, 3 तरह का। लिखिएगा क्या, तरंगार्ग 3 तरह का होता है, तरंगार्ग 3 तरह का होता है, तरंगार्ग 3 तरह का होता है। ठीक है, तो लिखिए तरंगार्ग 3 तरह का होता है। कौन कौन सा तरंगार्ग, तो एक हो गया गोलाकार, गोलीय तरंगार्ग, ठीक है, स्फेरिकल जिसे बोलते हैं, स्फेरिकल वेवफ्रंट। दूसरा हो जाएगा बेलनाकार तरंगार्ग, लिखिए बेलनाकार को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल वेवफ्रंट। और तीसरा होता है समतल तरंगार्ग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन। आप तीनों का एक एक एग्जाम्पल देंगे और कैसे क्या होता है बताते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा, तरंगार्ग के बारे में खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट। मतलब वेवफ्रंट कितने तरह का होते हैं, 3 तरह का होते हैं। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला का बोलते हैं गोलीय तरंगार्ग, गोलीय तरंगार्ग। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, बेलनाकार तरंगार्ग। और तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल तरंगार्ग। इस तरीके से हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही बार में तीनों पढ़ा के 5 मिनट में खत्म कर दें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल वेवफ्रंट, सॉरी गोलीय को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल ही बोलते हैं ना, ठीक है, स्फेरिकल। इसे बोलते हैं सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। और ये क्या हो गया, प्लेन वेवफ्रंट। पहला हेडिंग लगाइएगा गोलीय तरंगार्ग। इसमें क्या होगा, गोलीय तरंगार्ग। ठीक चल रहा है, गोलीय तरंगार्ग में देखिए क्या होता है। अभी पॉइंट सोर्स के बारे में बताइए, कहीं भी पॉइंट सोर्स रहेगा, यस, ठीक है, कहीं भी पॉइंट सोर्स रहेगा, यस। अभी तो बताया ना कि कहीं भी पॉइंट सोर्स है और वहां से क्या होगा, इस तरीके से टी समय के लिए जब कहीं भी तरंगार्ग बनेगी तो ये आपको क्या कर लगेगी, जैसे पानी में पत्थर मारते हैं, तो पानी में पत्थर मारते हैं तो सिंपल हम लोग समझने के लिए समझते हैं, लेकिन ऐसे बात किया जाए तब जैसे कहीं से भी लाइट आ रही है, ठीक है, तो जहाँ पे लाइट शुरुआत हो रही है ना वहाँ बनता है आपका गोलाकार, जैसे बल्ब जल रहा है, ठीक है, बल्ब जलेगा, जहाँ बल्ब जलता है ना
वो आपका हो गया क्या, गोलाकार, जहाँ पे जलता है, ठीक है। अब देखिएगा इस तरीके से गोल गोल रहेगा। अब वही बल्ब क्या हो जाएगा, दूर तक चला जाएगा, उसका लाइट क्या हो जाएगा, दूर तक लाइट चला जाएगा, तो समानांतर हो जाएगा, समतल जो है, ठीक है। समानांतर होने के कारण क्या हो जाएगा, समतल। उसका एग्जाम्पल क्या है, सन का लाइट। सन का लाइट जो है शुरू में क्या होता है, सन का लाइट जो होता है, सन का लाइट शुरू में तरंगान गोलीय ही होता है। मतलब यहाँ से जो निकल रहा है सन का लाइट, जहाँ से निकलता है वहाँ से गोलीय ही होता है। लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण, ये डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होने के कारण ये बाद में बन जाता है कैसा, ऐसे प्लेन बन जाता है, ऐसे समतल बन जाता है। कैसा बन जाता है, समतल बन जाता है, ठीक है। अब इसको देखिए, ये क्या है आपका, गोलीय बेलनाकार। मतलब कि आपका लाइट, मान लीजिए लाइट है ऐसे, ठीक है, ऐसे अपने बॉल लाइट है, लाइट से यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो जहाँ से निकल रहा है, जहाँ से ओरिजिन है ना, वो आपका गोल गोल रहेगा, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण समतल हो जाता है, तो उसे बोलते हैं समतल तरंगार। क्या बोलते हैं, समतल तरंगार। मतलब कहीं से भी कोई लाइट आ रहा है तो सबसे पहले गोलीय होगा और फिर फैल जाने के कारण समतल होगा। मतलब गोलीय और समतल एक साथ हो सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। सन का लाइट पहले क्या होता है, गोलीय होता है, बाद में क्या होता है, समतल। आप पानी में पत्थर मारते हैं तो देखते होंगे शुरू में क्या होता है, बनाता है रिपल्स ज़्यादा, मतलब जो आपका रिपल्स होता है, उर्मी जिसको बोलते हैं, ज़्यादा बनाता है। लेकिन फिर डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो क्या होता है, सब खत्म हो जाता है, फिर समतल हो जाता है, होता है क्या होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी है, सन लाइट जहाँ पे भी या फिर कोई भी लाइट है, शुरू में बनाता है गोलीय, लेकिन लास्ट में बनता है समतल। ये क्या होता है आपका, इसमें देखते होंगे कि इस तरीके से कहीं भी एक अक्ष के अगेंस्ट, अक्ष के अगेंस्ट ऐसे दाएं बाएं, अक्ष के अगेंस्ट दाएं बाएं प्रकाश जाएगा ऐसे, अक्ष के एक अक्ष के अगेंस्ट दाएं और बाएं ऐसे, ठीक है ना। तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, इसे हम लोग बोलेंगे समतल। मरकरी बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि देखते होंगे दरवाजा खिड़की से छोटा छोटा लाइट आता है, देखते होंगे पूरा एकदम ऐसे रहेगा, है ना, छिद्र रहेगा, अब ऐसे निकलेगा, पूरा ऐसे निकलता है, वो भी बेलनाकार टाइप का होगा, ठीक है। बाद में फैल जाएगा तो क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखिए, गोलीय तरंगार, बेलनाकार तरंगार और समतल तरंगार। समतल तरंगार के बारे में थोड़ा सा फिगर को और ढंग से देख ले तो इस तरीके से फिगर हो जाएगा। किताब में भी देखिएगा कैसा फिगर बना हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए किताब में रहता है फिगर बना हुआ। तो समतल भी इस तरीके से आता है कि सन का लाइट ऐसे जा रहा है, समानांतर किरण ऐसे बना के दिखा देते हैं, ठीक है। सन का लाइट इस तरीके से आ रहा है ना, ठीक है। तो सन का लाइट इस तरीके से जा रहा है, तो इसका तरंगार कैसे होगा, ये तो किरण हो गया, ये क्या हो गया, किरण। अब क्या बोले थे कि तरंगार किरण के लंबवत होता है, तरंगार किरण के मतलब तरंगार कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे लाइट जा रहा है, तरंगार कैसे होगा, फिल करने की चीज है। ऐसे लाइट जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइट गया, ठीक है, तरंगार कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे लाइट गया ना, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे लाइट गया, तरंगार कैसे ऐसे रहेगा, लंबवत, मतलब ऐसे ऐसे लाइट गया, तरंगार कैसे रहेगा, क्लियर। इस तरीके से लाइट जा रहा, तरंगार इसके लंबवत ऐसे रहेगा और ट्रांसफर होता रहेगा, क्योंकि उसमें कण होता है, क्या होता है, कण होता है, इस कारण से इस तरीके से होता रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये समझने में आपको आसानी होगी। वीडियो देखिए फिर और क्या। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा कि हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में यह बताया कि प्रकाश का सिद्धांत तरंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि प्रकाश ईथर कण के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। लेकिन इन्होंने यह जिक्र नहीं किया कि यह ईथर कण आया कहाँ से। इन्होंने बताया था कि ईथर कण बहुत ही कम डेंसिटी का होता है, कम घनत्व का होता है, और क्या बताया कि इसका इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लचीला ज़्यादा होता है। यही कारण है कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, √E/d, मतलब मीडियम का इलास्टिसिटी बटा मीडियम का डेंसिटी का √, मतलब इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा और डेंसिटी बहुत कम, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इस तरीके से इन्होंने इस थ्योरी को समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया।
लेकिन ये यही समझा नहीं पाए कि ईथर आया कहाँ से। ये जो पूरा वायुमंडल में सन से लेकर अर्थ तक ईथर आया कहाँ से, इसको एक्सप्लेन करने में ये क्या हुए, सक्षम नहीं हो सके, जिस कारण से इनका ये थ्योरी अमान्य करार दिया गया। और क्या गलती हुआ था, इन्होंने बताया था कि यह तरंग के माध्यम से चलती है लेकिन कण होना चाहिए, ईथर कण, इसका मतलब अनुदैर्ध्य तरंग। कैसा तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। और अभी का थ्योरी किसने साबित किया है? फ्रेनल और यंग। फ्रेनल और यंग। फ्रेनल और यंग नामक वैज्ञानिक, जब आगे पढ़िएगा यंग एक्सपेरिमेंट, तो उसमें बताया जाता है कि यंग का व्यतिकरण सिद्धांत आता है। यंग का क्या आता है? व्यतिकरण सिद्धांत, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट में यंग पढ़ने का। तो उसमें क्या है, यंग ने बताया है कि प्रकाश अनुप्रस्थ, प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ है, मतलब तरंग प्रकृति का है लेकिन कण नहीं होना चाहिए, ईथर कण कुछ भी नहीं है। तो क्या है? बिना माध्यम के चलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कि वैसा तरंगे जो बिना किसी माध्यम के भी चल सके, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे। तो फ्रेनल और यंग ने बताया कि प्रकाश की किरण अनुप्रस्थ, कैसा है? अनुप्रस्थ है, जिस कारण से इनका थ्योरी और भी क्या हो गया? अमान्य करार दिया गया। ठीक है, लेकिन इनके थ्योरी से बहुत सारा प्रकाश विज्ञान मतलब ऑप्टिकल साइंस है, उसमें बहुत ज्यादा योगदान हुआ, खासकर इस थ्योरी से जो हम लोग पढ़ेंगे, हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या करता है? प्रकाश विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा खोज को बढ़ावा देता है। ठीक है, यह सिद्धांत क्या है? ये सिद्ध करता है कि कैसे प्रकाश की किरण सन से लेके यहाँ तक आता है। अगर तरंग नहीं भी, मतलब जहाँ कण नहीं भी है तो भी तरंग के माध्यम से, या फिर कुछ भी नहीं है फिर भी कण के माध्यम से प्रकाश कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचलित होता है, यह थ्योरी समझा पाने में सक्षम था। मतलब हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत बहुत मायने में सफल है, और ये जो थ्योरी है ये भी सफल है, क्योंकि ये समझा पाने में सफल है कि कैसे प्रकाश की किरण एक जगह से दूसरे जगह तक संचरित होती है। ठीक है, तो उनका क्या अमान्य करार दिया गया? पहला ईथर थ्योरी को अमान्य करार दिया गया, दूसरा क्या करार दिया गया कि अनुदैर्ध्य प्रकाश नहीं है, अनुप्रस्थ प्रकाश है। क्लियर? तो ये दो चीज को क्या कर दिया गया? अमान्य करार दिया गया। ठीक है, खत्म हो गया इनका थ्योरी। फिर आगे देखिए, जो आगे बताए थे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत बताता है कि प्रकाश तरंगों के माध्यम से कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। तो आइए चलिए इसको पढ़ते हैं। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह एक ज्यामितीय विधि है। मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि कैसे, अब देखिए ईथर को तो देखे नहीं थे, प्रकाश को आते हुए भी नहीं देखे थे, उस समय उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करने के लिए लोग दिखा सके माइक्रोस्कोप से के द्वारा। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप का खोज नोलैंड रस्का ने किया था, काफी बाद में किया। कोशिका विज्ञान का खोज जब हुआ था ना, उससे कुछ दिन पहले कोशिका का जब खोज हुआ था, तब उससे कुछ दिन पहले ही नोलैंड रस्का ने क्या किया था? माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। मतलब उस समय ये दिखाई नहीं दिया, हम लोग को सिर्फ एज्यूम करके पढ़ रहे थे। ये सब क्या कर रहे थे? एज्यूम किया जा रहा था 1600 ईस्वी में, मान कर पढ़ा जा रहा था कि ऐसा होता। तभी तो पृथ्वी गोल है, लेकिन हम लोग क्या मानते थे? चपटी है, क्योंकि वो सब हम देख नहीं पा रहे थे, केवल एज्यूम कर पा रहे थे। बाद में जब टेक्नोलॉजी बढ़ी, हम लोग देखने लगे, तो पुरानी थ्योरी क्या हुई? ऑब्सोलीट हो गई, यानी अप्रचलित हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन पढ़ाई ऐसा इसलिए होता है, क्रमिक विकास होता है। हम लोग देखते हैं हिस्ट्री क्या है, ऑब्सोलीट है, खत्म हो गया, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमको जानकारी होना चाहिए कि हम कैसे इन्फॉर्मेशन हुआ है हमारा। ठीक है ना, पहले क्या था, कैसे जिंदगी हुआ होगा, लोग वहाँ जाके देखे नहीं है, फिर भी अनुमान लगा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ देखिए हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में, पहले पढ़िए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। बोर्ड पर लिखा हुआ है, यह एक ज्यामितीय विधि है जिससे किसी क्षण किसी विशेष तरंगार्घ, अब तरंगार्घ क्या है? ठीक है, किसी विशेष तरंगार्घ की अपेक्षा किसी दूसरे तरंगार्घ की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तरंगार्घ बता दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्राथमिक तरंगार्घ का प्रत्येक बिंदु तरंगों की उत्पत्ति के लिए द्वितीयक स्रोत बन जाता है, और अपने समीप के ईथर कणों, इन्होंने ईथर कण मान के बताया है कि सारा का सारा क्या बोलेंगे? ईथर कण पर इशारित करेंगे। ईथर कणों को गति प्रदान करती है। द्वितीयक स्रोत से उत्पन्न होने वाले तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है, और उनकी चाल वही होती है जो प्राथमिक तरंगों की होती है। इनका कहना था क्या? चलिए, जो यासी वर्मा सर बताते हैं बुक में, उनके अनुसार से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो बताते हैं। और वो बताना चाह रहे हैं कि अगर हम कोई पत्थर ले, ठीक है,
एक पत्थर ले, क्या बोल रहे हैं, पॉइंट सोर्स की बात हो रही है। क्या सोर्स की बात हो रही है? पॉइंट सोर्स, क्योंकि ईथर को भी तो पॉइंट सोर्स माना जा रहा है, ठीक है, एक कण है। तो पॉइंट सोर्स को जब किसी पानी में, जलाशय में, ठीक है, पॉन्ड में, रिवर में अगर हम क्या करेंगे, पत्थर मारेंगे, तो देखते होंगे आप इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से इसका रिबल बनता है, ठीक है ना, ऐसे बनता है कि नहीं बनता है। और ये बोला जाता है कि तरंगार्ध प्रकाश के संचरण के लंबवत होता है। पढ़ा गया? प्रकाश क्या होता है? ये जो तरंगार्ध है प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। एक ये नोट करने वाली पॉइंट है कि जो तरंगार्ध होती है, ये जो बन रही है, ठीक है, ये फॉर्मेशन ये जो बन रही है, ठीक है, ये तरंगार्ध होती है, ठीक है। तरंगार्ध है जो ये संचरण की दिशा के, इसके संचरण की दिशा के लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। तब द्वितीयक तरंग क्या क्या है? देखिए, पानी में पत्थर मारते हैं तो जहां पे आप मारे उस सोर्स बनता है प्राइमरी सोर्स। क्या बना? प्राइमरी सोर्स। और उसी प्राइमरी सोर्स के कारण आप देखते होंगे पानी अगले वाले कण को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। अगला कण को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। मतलब प्राइमरी जो सोर्स हुआ उस सेकेंडरी वेवलेट का डिस्टर्बेंस बनाया। मतलब वो क्या किया? अपने आप को फैला करके एक कण से दूसरे कण में टक्कर किया। देखिए यहाँ पे प्राइमरी सोर्स मतलब यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है? जल है। अब इसमें भी आप एक पत्थर मारे, ये प्राइमरी सोर्स हो गया जहाँ पत्थर गिरा। अब आप क्या देखते होंगे कि इस तरीके से फैलता है। क्या होता है? फैलता है। तो ये तरंग बनती है। इसके प्रत्येक कण जो है, इसका प्रत्येक कण क्या होता है? दूसरा तरंगार्ध बनाने के लिए एक सोर्स होता है। क्या होता है? एक सोर्स होता है। जैसे हम बात करें ट्रेन में क्या होता है? बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, तो एक आदमी को अगर धक्का मारते हैं तो वो क्या करता है? दूसरा आदमी धक्का मारता है, दूसरा आदमी तीसरा आदमी धक्का मारता है, मारता है कि मारता है। सेम यहाँ पे उसी तरीके से पानी में पत्थर मारते हैं तो एक कण दूसरे कण को, दूसरा कण तीसरा कण को, इस तरीके से डिस्टर्बेंस होते होते क्या होती है? जब तक उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती तब तक क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो जाती है। सेम इसी तरीके से फीलिंग्स होती है कहाँ पे? आकाश में, ठीक है, जहाँ पे एक तरंगार्ध है, जहाँ पे क्या है? ईथर कण है। इन्होंने किसके माध्यम से समझाया? ईथर कण के माध्यम से। कि मान लीजिए यहाँ तो क्या बताएं कि पानी है तो पानी में जल रहेगा, ठीक है, पानी में क्या रहेगा? उसका कण रहेगा, पानी में उसका कण रहेगा, कण एक दूसरे से टक्कर करेगा तो प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स का क्या बनेगा? कारण बनेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। तो ईथर के बारे में उसी तरीके से बताया गया कि ईथर कण क्या करेगा? पानी की तरह काम करेगा। उसमें जैसे ही प्रकाश की किरण क्या होगी? टक्कर करेगी ईथर में। क्या करेगी? टक्कर करेगी। तो एक कण दूसरे कण का क्या बनेगा? प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स का कारण बनेगा डिस्टर्बेंस का। और डिस्टर्ब करने के बाद क्या होगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक तब तक जाएगी जब तक कि उसका एनर्जी खत्म नहीं हो जाता। क्लियर? अब ऐसे ही भी क्या बोला गया? प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है। तो ये पूरा थॉट पढ़ने के बाद क्या आपको मिलेगा कि हम लोग इसे काउंट करते हैं कैसे? ज्यामितीय रूप से। मतलब कि अगर मान लीजिए, चलिए यहाँ पे समझाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, दिख रहा है? यहाँ से समझाना स्टार्ट करते हैं। देखिए साइड में जो बना हुआ है थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि आपको दिखे। चलिए दिखेगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए यहाँ पर हम क्या किए, एक प्राइमरी सोर्स है, यहाँ से लाइट इस तरीके से जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऐसे लाइट यहाँ से क्या हुआ? जाना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से जब लाइट क्या होगा? निकलेगी और ये जो आपका एक ईथर कण है इस तरीके से शेप बना रहा है, ठीक है, नहीं शेप बना रहा है। तो इसका प्रत्येक कण क्या करेगा? इसका प्रत्येक कण क्या करेगा? अगले जो तरंगार्ध बनेगी, ये क्या है? तरंगार्ध। ये क्या है? तरंगार्ध। इस तरीके से बनता है फॉर्मेशन, तरंगार्ध बोलते हैं। ये प्राथमिक तरंगार्ध हो गया। ये जो आपका द्वितीय तरंगार्ध बनेगा, ठीक है, जो नेक्स्ट तरंगार्ध बनेगा वो प्राथमिक तरंगार्ध के कण के कारण ही बनेगा। क्या बनेगा? प्राथमिक तरंगार्ध के कण के कारण ही बनेगा। मतलब ये क्या करेगा? इसके टेंजेंट पे बनेगा। इसके क्या बनेगा? टेंजेंट बने, लंबवत। टेंजेंट बने, लंबवत, उसके लंबवत ही बनेगा। तो अगर ये क्या करेगा? देखिए अब क्या है, यहाँ पर सब बराबर क्यों होगा? तो पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्या कि उनकी चाल वही होती है जो प्राथमिक तरंगों की होती है। मतलब जितना हम पत्थर फेंके थे पानी में वही चाल होगी जो अगले वाले की होगी। मतलब आगे भी जाएगी तो चाल क्या रहेगी? वही रहेगी। और स्पीड ऑफ लाइट का चाल देखिए, अगर एक मीडियम है तो क्या बोले सब, जितना वैज्ञानिक था सब, यहाँ तक न्यूटन ने भी बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम पे चेंज करता है। तो अगर आकाश में है पूरा स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? सेम रहेगा,
पूरा आकाश में क्या रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगा। अब पानी में जाएगा तब ना चेंज करेगा। अब पूरा पानी में सेम रहेगा, पानी से अगर आकाश क्या बोलते हैं कांच में जाए तो पानी में सेम रहेगा, कांच में भी सेम रहेगा, लेकिन पानी से कांच में जाएगा तब क्या होगा, बदल जाएगा। अब अटनांक पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात हो रहा है कि अगर ये बात पूरा फॉर्मेशन हम क्या देख रहे हैं, स्काई में देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ईथर की कल्पना कहाँ की गई थी, वायुमंडल में की गई थी। तो ये अगर वायुमंडल में देख रहे हैं तो सारा का सारा क्या होगा, धूलकण का जो आपका स्पीड होगा, स्पीड ऑफ लाइट बराबर होगा। अब स्पीड ऑफ लाइट बराबर है, टाइम क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, समान समय ले रहा है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में सब समान समय ले रहा है, तो ये जो बनेगा द्वितीयक तरंगार्क बनेगा। क्या बनेगा, द्वितीयक तरंगार्क बनेगा। तो इन्होंने क्या कहा, यहाँ से पढ़िए, किसी प्राथमिक तरंग का प्रत्येक बिंदु, किसी प्राथमिक तरंग का प्रत्येक बिंदु क्या है, प्राथमिक तरंग, किसी प्राथमिक तरंग का प्रत्येक बिंदु तरंगों की उत्पत्ति के लिए द्वितीयक स्रोत बन जाता है। सही बात है। पानी पत्थर मारते हैं तो क्या करता है, एक जो डिस्टर्बेंस होता है वो टोटल का टोटल क्या करता है, यह देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या था, प्राथमिक स्रोत था, ये क्या था, प्राथमिक स्रोत एक गोला हुआ। अब इसका जितना भी कण है ना, ये सेकेंडरी सोर्स बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए हम लाल करके बताते हैं, देखिए यहाँ देखिए, इसके टेंजेंट में बनेगा, यहाँ देखिए ऐसे, ये इसको टेंजेंट को मिला दीजिए, इसको टेंजेंट को मिलाइएगा, ये बन गया क्या, द्वितीयक तरंगार्क। अंदर वाला क्या हो गया, प्राथमिक तरंगार्क, अब बाहर वाला क्या हो गया, द्वितीयक तरंगार्क। मतलब क्या हो गया कि प्राथमिक तरंगार्क के टेंजेंट पर बनने वाला तो आपका क्या होता है, द्वितीयक तरंगार्क होता है। कैसे, तो प्राथमिक तरंगार्क का प्रत्येक कण क्या होता है, द्वितीयक तरंगार्क का कारण बनता है, क्योंकि इसका जो ईथर कण जो गति प्रदान करता है उनकी चाल एक समान होता है, उनकी चाल क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हम ये समझा पाने में सक्षम हुए होंगे। तो अगर हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत लिखने का होगा तो क्या लिखेगा, यही लिखिएगा, यह एक ज्यामितीय विधि है जिसे किसी क्षण किसी विशेष तरंगार्क की अपेक्षा किसी दूसरे तरंगार्क की स्थिति ज्ञात की जाती है। इसके अनुसार किसी प्राथमिक तरंगार्क का प्रत्येक बिंदु तरंगों की उत्पत्ति के लिए द्वितीयक स्रोत बन जाता है और अपने समीप के इतर कणों को गति प्रदान करता है। द्वितीयक तरंगों का गति वही होता है जो प्राथमिक कणों का होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।